हेलो स्टूडेंट्स, 20 और 21 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये पार्ट 2 आप देख रहे हैं। पार्ट 1 जो है वो 20 और 21 तारीख का ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है अपने इस चैनल पर। जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 नहीं देखा है पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर ये वाला लेक्चर देखिएगा। यहां पर मैंने यानी कि 4 टॉपिक्स आपको अब मैं कवर कराने जा रहा हूं। मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था कि 4 टॉपिक्स जो है वो छूट गए हैं, वो यहां पर आपके कवर होंगे। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा, एक एक टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं। ये पहला जो टॉपिक है ये पेपर 2 का टॉपिक है। ये गाइस, ये वाला टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है, लगातार ये टॉपिक न्यूज में देखने को मिल रहा है। और ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश के अंदर अभी इशू चल रहे हैं 3 कैपिटल्स को लेकर कि 3 कैपिटल्स जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के अंदर हम लोग को 3 कैपिटल्स देखने को मिलने वाली हैं आने वाले समय में। अभी इसी साल जुलाई में आंध्र प्रदेश सरकार ने नोटिफाई किया था आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स एक्ट 2020 को और आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी रिपील एक्ट 2020 को। तो इस पर्टिकुलर कानून के तहत 3 कैपिटल जो है वो लाई जा रही हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल होने वाली है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल। ये याद रखना, ये प्रीलिम्स में पूछ लिया जा सकता है। चूज द करेक्ट पेयर वाले क्वेश्चन जो आते हैं उसमें पूछ लिया जा सकता है, या फिर मैच द फॉलोइंग वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें इस प्रकार की चीजें पूछ ली जाती है। तो दोनों चीज याद रखना, अमरावती क्या है लेजिस्लेटिव कैपिटल, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव और कुर्नूल जुडिशियल, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। आगे की बात करें तो क्यों 3 कैपिटल्स की आवश्यकता है आंध्र प्रदेश को, तो आंध्र प्रदेश सरकार का कहना है कि वो एक बड़ी कैपिटल बनाने के अगेंस्ट है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि वो आंध्र प्रदेश के हर एक पार्ट में जो है वो डेवलपमेंट करें। वो ये नहीं चाह रहे कि आंध्र प्रदेश के दूसरे पार्ट जो है वो उसको निग्लेक्ट कर दिया जाए और एक सिंगल ही एरिया पर जो है वो मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम हो। क्योंकि आप गाइस नॉर्मली जानते हैं कि जहां पर भी कैपिटल होती है वहां पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा आपको दिखाई देती है। किसी भी स्टेट के आप कैपिटल में जाएंगे तो आपको उस स्टेट के रेस्ट ऑफ द जो सिटीज हैं, रेस्ट ऑफ द टाउन्स वगैरह हैं, उसके कंपेरिजन में आपको कैपिटल के अंदर ज्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट दिखाई देगा। तो आंध्र प्रदेश ने सिंपल सी मतलब एक नीति अपनाई, पॉलिसी अपनाई कि वो आंध्र प्रदेश के अंदर आंध्र प्रदेश के हर एक एरिया पर, मैक्सिमम एरिया पर एक अच्छा ग्रोथ और डेवलपमेंट चाह रहे हैं, राइट। तो ये चीज है। और 3 कैपिटल जो है वो इंश्योर करेगा इक्वल डेवलपमेंट अलग अलग क्षेत्र पर, जैसा मैंने भी आपको समझाया। और ये बताया गया कि काफी सारी कमिटीज ने रिकमेंड किया था कि सुटेबल लोकेशन क्या होनी चाहिए कैपिटल की, और उन्हीं के रिकमेंडेशन के आधार पर ये कैपिटल जो है वो डिसाइड की गई है, राइट। अलग अलग लोकेशन डिसाइड किया गया है। और ये कमेटी जो शामिल थी जिन्होंने ये रिकमेंडेशन दिए वो थी जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी, के शिवा रामकृष्णन कमेटी, GN राव कमेटी। थोड़ा सा ये कमेटी के नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे कि GN राव कमेटी अभी रिसेंटली न्यूज में थी, किससे एसोसिएटेड है, तो आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल से एसोसिएटेड है। तो ऐसी चीज, ऐसी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो इन्हीं के रिकमेंडेशन के आधार पर ये चीज जो है वो डिसाइड की गई। और पूरी जो थीम है कैपिटल को सेटअप करने की, वो डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर आधारित है, विकेंद्रीकरण के ऊपर आधारित है। तो ये वाली चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए। आगे की बात करें, इस आइडिया को इंप्लीमेंट करना क्यों ज्यादा डिफिकल्ट बताया जा रहा है, तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी है गाइस टाइम और कॉस्ट ऑफ ट्रेवल की। टाइम और कॉस्ट ऑफ ट्रेवल कैसे डिफिकल्टी है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप आगे चल के IAS IPS बनोगे, राइट। तो आप जानते हैं गाइस कि आपकी डे टू डे लाइफ में आपको लेजिस्लेचर से भी कांटेक्ट रखना पड़ेगा, और आपको डे टू डे लाइफ में, आपको डे टू डे यानी कि आपकी जॉब की फंक्शन में आपको जुडिशरी के साथ भी एक कांटेक्ट रखना पड़ेगा। आए दिन कुछ ना कुछ टास्क होते रहते हैं जिसमें आपको बार बार चक्कर लगाना पड़ता है लेजिस्लेचर का या फिर जुडिशरी का। तो हर आपको समय समय पर ऐसी चीज जो है वो करनी होती ही है जब आप ऑन फील्ड जब रहोगे, तो काम करोगे, तो IAS IPS की पोस्ट पे, राइट। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी कि एग्जीक्यूटिव की लोकेशन दूर है, जुडिशरी की लोकेशन दूर है, और लेजिस्लेचर की लोकेशन दूर है। तो ये बड़ा एक इशू यहां पर सामने नजर आ रहा है। जैसे कि अगर अपन बात करें कि कोऑर्डिनेशन जो होगा वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की सीट्स में, राइट, क्योंकि ये सेपरेट सिटीज में हम लोग को देखने को मिल रही है। आप जानते हैं कि डायरेक्ट रिलेशन, आप अगर 3 पिलर्स पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसमें हम लोग को बकायदा लिखा हुआ है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 पिलर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। इसमें लेजिस्लेटिव जो है और एग्जीक्यूटिव जो है वो एक साथ ही हम लोग को नजर आती है, और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के नीचे होती है, राइट। तो अब क्या होगा, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडीज को आपस में कांटेक्ट कोऑर्डिनेट करने में डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि अलग अलग लोकेशन पर ये पूरी यहां पर सेटअप की जा रही हैं ये बॉडीज। क्योंकि एग्जीक्यूटिव कैपिटल पे आपको एग्जीक्यूटिव एजेंसीज, बॉडीज वगैरह आपको नजर आएंगी, लेजिस्लेटिव कैपिटल पे आपको लेजिस्लेचर वहां का दिखाई देगा, और लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग के लिए जो अलग अलग बॉडीज हम लोग को देखने को मिलती हैं तो वो आपको यहां पर नजर आएंगी। तब क्या होगा, काफी डिस्टेंस हो जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में जो कॉन्टेक्ट है
वो करना या कोऑर्डिनेट करने में काफी डिफिकल्टी जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें टाइमिंग की, तो एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापट्टनम जो है वो जुडिशियल कैपिटल कुर्नूल से लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर है और 400 किलोमीटर की दूरी पर है लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती से, राइट। तो काफी दूर दूर के डिस्टेंस पर आपको ये कैपिटल्स दिखाई देंगी। जैसे कल को आप आईएएस आईपीएस बनोगे, तब आपको अगर जुडिशियल कैपिटल पे जाकर कुछ काम कराना हो या जुडिशरी से रिलेटेड कोई फंक्शनिंग हो या कोई काम हो, और वो तो होता ही है आपको डे टू डे लाइफ में, यानी कि एक हफ्ते में करीब 4-5 बार तो विजिट करना ही होता है, राइट। क्योंकि इस प्रकार के ही काम होते हैं, क्योंकि आप ऑपरेट ही उन्हीं के साथ मिलकर जो है वो कर रहे होते हो वेरियस चीजों में, राइट। तो बार बार जो है वो जाना आना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, एक तो जाने आने का कॉस्ट भी लगता है, कॉस्ट यानी कि पेट्रोल वगैरह तो जलता है ना आने जाने में, तो वो क्या हो रहा है, टाइमिंग जो है वो लग रहा है, पैसा जो है वो खर्चा हो रहा है, खराब हो रहा है। तो ये वाली चीज है। तो इसी के लिए, इसी चीज को देखते हुए ये आइडिया को इंप्लीमेंट करने में काफी डिफिकल्टीज आ रही हैं। और अभी ये चीज कही गई है तेलुगु देशम पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट एन चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा। इन्होंने आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी को चैलेंज किया है कि वो एक रेफरेंडम जो है वो लेकर आए इसी 3 कैपिटल्स के आइडिया पर। रेफरेंडम यानी कि अब पब्लिक जो है उनकी सहमति जो है वो ली जाए। रेफरेंडम में क्या होता है कि पब्लिक की सहमति ली जाती है। तो इस प्रकार की चीज अभी रिसेंटली न्यूज में देखने को मिल रही है। बाकी जो मैंने भी आपको पूरी चीज ये बताई है, तो इसका एक आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से ये चीज है इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। और इंडिया के अंदर कौन सी दूसरी स्टेट है जहां पर आपको मल्टीपल कैपिटल्स दिखाई देती हैं, तो महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य था वहां पर हम लोग को देखने को मिलती है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर 2 कैपिटल्स मुंबई और नागपुर। नागपुर के अंदर विंटर सेशन हम लोग को देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला और धर्मशाला, और विंटर सेशन इसका हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला में होता है। और फॉर्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर श्रीनगर की एक कैपिटल हम लोग को नजर आती है, और जम्मू जहां पर विंटर कैपिटल के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं जिनके बारे में भी आपको एक आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। गाइस बात करेंगे हल्दीबाड़ी चीलाहटी रेल लिंक के बारे में। तो देखिए, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये 5वीं रेल लिंक हम लोग को देखने को मिल रही है। और इस टॉपिक को आप पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से भी रख सकते हो, इंडिया बांग्लादेश के रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टॉपिक को आप रख सकते हो, अगर लोकेशन वगैरह को मैप करने की बात आती है तो, राइट, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, हल्दीबाड़ी और चीलाहटी ये रेलवे लिंक हम लोग को 17 दिसंबर से शुरू होती हुई नजर आ रही है। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 5वीं रेल लिंक है ये रेल लिंक जो है वो 1965 तक ऑपरेशनल थी, यानी कि 1965 तक ये लाइन थी, रेलवे लाइन, राइट। और ये ब्रॉड गेज मेन रूट का पार्ट था। ब्रॉड गेज क्या होता है, वो ट्रेन की पटरियां जो होती है ना, वो अलग अलग साइज की होती हैं, तो ये ब्रॉड गेज वाला पार्ट है। और आजकल तो हर जगह ब्रॉड गेज ही आपको नजर आता है रेलवे की पटरियों का, राइट। तो ब्रॉड गेज मेन रूट का पार्ट है। कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी के बीच में ये हम लोग को देखने को मिला था पार्टीशन के समय पर, बट फिर बाद में जाकर 1965 में जब युद्ध हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तब उस समय रेलवे लिंक जो है वो कट हो गई थी, ये वाली, यानी कि हटा दिया गया था, बंद कर दिया गया था इस रूट को। और इंडिया और उस समय ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, ये बांग्लादेश की टेरिटरी, ये 1971 से पहले पहले, इसके बारे में आपको थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया है। 1971 के जो इशू है ना पूरा ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का, तो उसको अपन ने डिस्कस किया था अभी कुछ दिनों पहले की बात है, राइट। जब अपन बात कर रहे थे, किसके बारे में बात करी थी अपन ने, विक्ट्री डे के बारे में, विजय दिवस के बारे में जब अपन ने डिस्कस किया था। तो देखिए, ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये रेल लिंक काम किया करती थी पहले, फिर बाद में 1965 के बाद ये बंद हो गई थी। फिर पार्टीशन जब हुआ था 1947 में, तब उस समय 7 रेलवे लिंक्स थी जो कि इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में थी। बट आज की डेट में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में सिर्फ 4 ही हैं ये, और 5वें नंबर पर हम लोग को ये हल्दीबाड़ी और चीलाहटी देखने को मिल रही है। और देखिए, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी और कौन सी रेल लिंक है, तो इंडिया की तरफ से पेट्रापोल और फिर बेनापोल, उसके अलावा गेडे और दर्शना, सिंघाबाद और रोहनपुर, राधिकापुर और बिरोल। तो ये हम लोग को देखने को मिलती है कि ये रेलवे लिंक है। 4 है अभी, और 5वीं हम लोग को ये नजर आ रही है। तो अभी टोटल कितनी रेलवे लिंक्स हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, टोटल 5, आपको याद रखना। गाइस, टॉपिक बिटकॉइन से रिलेटेड है। कई बार बिटकॉइन के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अब फिर से देखिएगा। बिटकॉइन के बारे में पूरी चीज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। बिटकॉइन का टॉपिक ये अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि बिटकॉइन अभी $20,000 क्रॉस कर गई है, राइट, इसकी वैल्यू। तो जिन्होंने भी बिटकॉइन पे पैसा लगाया था आज की डेट में वो लखपति हैं, और काफी सारे लोग जिन्होंने ज्यादा पैसा लगाया था वो करोड़पति तक हो चुके हैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने से।
तो क्या हमें बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इस पर अपन बात करेंगे डिटेल में। बट बिफोर दैट, बिटकॉइन है क्या? तो इजी तरीके से मैं आपको समझाऊं बिटकॉइन के बारे में, तो आपका पेटीएम वॉलेट एक प्रकार का बिटकॉइन ही हम लोग को मतलब बिटकॉइन के अंदर जो जैसी फंक्शनिंग होती है वैसे ही सेम पेटीएम वॉलेट पे आपको फंक्शनिंग दिखाई देगी, या फिर कोई भी इस प्रकार की पेमेंट एप्लीकेशन जो होती है वो जिस प्रकार से फंक्शनिंग करती है, तो वैसे ही फंक्शनिंग सेम बिटकॉइन की भी होती है। जैसे पेटीएम का एग्जांपल है, पेटीएम में आप क्या करते हो, आप अपने बैंक के अकाउंट से जो है वो पैसा कटवा कर अपने पेटीएम के वॉलेट में डाल लेते हो करेंसी, राइट, डिजिटल करेंसी। पेटीएम वॉलेट में डिजिटल करेंसी होती है ना। अब आप उस डिजिटल करेंसी का उपयोग कर सकते हो, जैसे कि आपको कोई फ्रेंड है, आपको उसको पैसे ट्रांसफर करना है, आप बोलोगे पेटीएम के थ्रू पैसे ले लोगे क्या, तो बोलेगा हाँ। तो आप अपने पेटीएम के थ्रू अपने पेटीएम वॉलेट से जो है वो पैसा ट्रांसफर करते हो, सामने वाले के पेटीएम वॉलेट पे पैसे चले जाते हैं, तो आपके वॉलेट से पैसा कटा, सामने वाले के वॉलेट पे चला गया, राइट। तो ये चीज होती है। बिटकॉइन भी इसी प्रकार से ऑपरेट करता है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये जो बिटकॉइन जो है इसके ऊपर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। मतलब एग्जांपल के तौर पर जैसे इंटरनेट बैंकिंग का एग्जांपल लेते हैं, इंटरनेट बैंकिंग में भी सेम वही चीज होती है। आप अपने इंटरनेट बैंकिंग के सॉफ्टवेयर को खोलते हो, ओपन करते हो, आपको दिखाई देता है कि आपके अकाउंट में कितने रुपए हैं। आपको अगर किसी को ट्रांसफर करना होता है पैसा, तो आप ट्रांसफर करते हो, आपके अकाउंट से पैसा कटता है, सामने वाले के अकाउंट में पैसा चला जाता है। डिजिटली भी होती है पूरी चीज, हम लोग को देखने को मिलती है। क्या बिल्कुल ऐसे ही होता है कि आप जो है वो पूरी चीज ऑपरेट कर रहे होते हो क्या आपकी इंटरनेट बैंकिंग के अंदर या पेटीएम के अंदर? आप पर्सनली ऑपरेट कर रहे होते हो क्या? नहीं, आप सिर्फ कमांड देते हो। आपके कमांड के बिहाफ में आपकी बैंक जो है वो पूरा ऑपरेट करती है ये पूरी प्रोसेस को। या फिर आप जिस कंपनी की सर्विस जो है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर जो होंगे आपके, जैसे कि पेटीएम, अगर आप उनसे जुड़े हो तो आपके बिहाफ में वो पेटीएम ट्रांसफर करता है, ना कि आप तो सिर्फ एक कमांड देते हो। तो ये पूरा ऑनलाइन हम लोग को सिस्टम इस प्रकार का देखने को मिलता है कि आपके कमांड के ऊपर आधारित आपके पैसे कटते हैं और सामने वाले के अकाउंट पे जाते हैं। अब ये कौन है पूरी बॉडीज, इसके ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटीज बॉडीज हैं। जैसे कि बैंक के ऊपर हम लोग को आरबीआई देखने को मिलती है, पूरा रेगुलेट करती है बैंकिंग सिस्टम को, फाइनेंशियल सिस्टम को, राइट। क्या बिटकॉइन में ऐसा है? नहीं है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू बिटकॉइन में पैसा नहीं आता। इसका मतलब है कि बिटकॉइन को रेगुलेट करने वाली बॉडी, मॉनिटर करने वाली बॉडी कोई है ही नहीं। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि मॉनिटर करने वाली बॉडी होनी चाहिए या रेगुलेट करने वाली बॉडी होनी चाहिए? तो फर्क गाइस ये पड़ता है कि जैसे कि कल को मैं अगर किसी को पेटीएम के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू मैं पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं, मेरे अकाउंट से पैसा कट गया, सामने वाले के अकाउंट में नहीं आया, सामने वाला मुझे बोल रहा है कि भाई मेरे पास तो पैसा आया नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं अपने कस्टमर केयर को कॉल करूंगा, उनसे पूछूंगा कि मेरे पास ये पैसा कटा है, आप बताइए कि पैसा कहाँ गया। या फिर मैं डायरेक्टली उनके ऑफिस जाकर बात कर लूंगा, या बैंक की ब्रांच चले जाऊंगा, या पेटीएम के ऑफिस चले जाऊंगा, रीजनल ऑफिस जो भी होते हैं इनके, राइट। तो वहां पे जाके पूछूंगा, भाई मेरा पैसा कट गया, कहाँ है, बताइए। अब आप जो है वो आपको करना पड़ेगा, या फिर इस पे मेरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करो आप, नहीं तो फिर मैं आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता हूँ कोर्ट वगैरह में, राइट। तो यही तो पूरी प्रोसेस होती है ना। इसका मतलब क्या है, एक सामने वाला जो सिटीजन है या फिर जो भी यूजर है जो इनकी सर्विस यूज कर रहे हैं, तो वो सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट केस कर सकते हैं, राइट। और सर्विस प्रोवाइडर जो है, जो यूजर्स को ये सर्विस दे रहे हैं, वो अकाउंटेबल होते हैं सर्विस देने के लिए। बट बिटकॉइन के मामले में ऐसा नहीं है। बिटकॉइन के मामले में जैसे कि आपके अकाउंट में जैसे $20,000 यूएस डॉलर रखे हुए हैं बिटकॉइन के वॉलेट में, अकाउंट में, कल आप सुबह सो के उठते हो और जीरो हो गया, ये आप किसी के पास नहीं जा सकते और किसी से पता भी नहीं करवा सकते कि यार कैसे हो गया, ये किसी कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि कोई इसकी नोन अथॉरिटी है ही नहीं, कि पता ही नहीं है कि कौन जो है वो इसको कंट्रोल कर रही है, रेगुलेट कर रही है, ऑपरेट कर रही है, राइट। तो ये चीज है। इसलिए जो भी इंडिविजुअल जब बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको एक प्रकार से वो रिस्क ही ले रहे हैं एक प्रकार का, और बाकी फिर अगर रिस्क ले रहे हैं जिनको पसंद है तो वो डेफिनेटली कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मना किया हुआ था कि कोई भी इंडिविजुअल अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं और फिर उनके साथ कुछ घोटाला होता है तो आरबीआई जो है वो उनकी मदद नहीं करने वाला है, राइट। तो ये चीज क्लियरली जो है आरबीआई ने कही थी। बट कुछ समय पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के इस डिसीजन को हटा दिया है, यानी कि नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, और क्रिप्टो करेंसी को बेसिकली सपोर्ट किया है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो आज की डेट की अगर हम लोग बात करें, आज के एरा की समय की अगर बात करें, तो वो नीड है क्रिप्टो करेंसी, राइट। तो ये चीज है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट्स की भी अगर अपन बात करेंगे तो ये तो डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। और क्रिप्टो करेंसी में एक खासियत बात यह है कि पेमेंट जो होते हैं वो काफी ज्यादा इंक्रिप्टेड, सिक्योर रहते हैं, राइट। पेमेंट जितने भी होते हैं, ट्रांजेक्शन जितने भी होते हैं, वो सिक्योर रहते हैं। और यही आज की रेट की डिमांड है कि साइबर सिक्योरिटी रहे प्रॉपर तरीके से। तो और क्रिप्टो करेंसी जो है ये बहुत अच्छे से जो है वो फेयर, यानी कि फेयर जस्टिस प्रोवाइड कराता है साइबर सिक्योरिटी, यानी कि न्याय देता है पूरी प्रॉपर तरीके से। जो है वो जो ट्रांजेक्शन होता है वो सिक्योर्ड होता है, और इवन सिक्योर्ड के अलावा पूरा ओपन रहता है, यानी कि जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं उसके बारे में लोगों को पता रहता है। बट एक्चुअल में ये पता नहीं लग पाता कि वो ट्रांजेक्शन किसके अकाउंट से गए हैं और किसके अकाउंट पे पहुंचे हैं।
बट एक्चुअल में पूरी डिटेल जो है वो सामने आती रहती है, एक लेजर जो है वो क्रिएट होता रहता है। बट आपको इतनी R&D इस पर नहीं करनी है। सिंपल सी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए कि ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम है जो कि अलाउ करता है ऑनलाइन पेमेंट, जहां पर एक पार्टी को दूसरी, यानी कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक पैसे डायरेक्ट पहुंचाए जा सकते हैं, राइट। कैश सिस्टम है तो उसमें आप करेंसी जो है वो पहुंचा सकते हो बिना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू। और बिटकॉइन का काम किस प्रकार का होता है, तो एक पर्सन है, या फिर शायद आप कह सकते हो एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, जिनको कहा जाता है सतोशी नाकामोटो। तो सतोशी नाकामोटो अगर आ जाए कि किससे रिलेटेड है, तो कहा जाता है कि ये डेवलपर है। तो या तो ये एक व्यक्ति हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है। अब इसके बारे में आपको बताता हूं। तो देखो, ये कहा जाता है कि सतोशी नाकामोटो जो है ये बेसिकली प्रिज्यूम्ड स्यूडो नॉनिमस, यानी कि जिस व्यक्ति के बारे में पता नहीं है। स्यूडोनॉनिमस का मतलब जो है वो यही है, एनोनिमस, जिसको आप कह सकते हो कि राइटिंग और रिटन अंडर अ फॉल्स नेम। इसका एक फॉल्स नेम है एक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल का, सतोशी नाकामोटो, यानी कि ये कोई असली नाम नहीं है किसी का। बट कुछ लोग कहते हैं कि वेबसाइट पे ये एक्टिव था और वेबसाइट पे 2011 तक ये एक्टिव था, फिर उसके बाद ये डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। यानी कि ऑनलाइन जो है वो इसकी चर्चा होती रहती थी। इसने जो है वो एक कोर डेवलपर माइक हर्न को एक ईमेल भेजा और ईमेल पर इसने क्लियरली बताया कि ये बहुत सारी चीजों पे काम कर रहा है, और इसने बिटकॉइन प्रोजेक्ट को रेफर किया था कि बिटकॉइन प्रोजेक्ट पर ये काम करे। तो कहा जाता है कि ये सतोशी नाकामोटो जो है यही डेवलपर है बिटकॉइन का, जिसने बिटकॉइन को डेवलप किया, उसका कंसेप्ट ये सामने लेकर आया बिटकॉइन का, राइट। तो ये चीज भी आप लोग को इस प्रकार की पता होनी चाहिए। और 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जो है ये इस प्रकार का कॉन्सेप्ट लेकर आया था। और बिटकॉइन की बात करेगा तो बिटकॉइन मोबाइल एप्लीकेशन की तरह ही है या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह, जैसे मैंने आपको इंटरनेट बैंकिंग और पेटीएम वॉलेट का एग्जांपल दिया, तो वैसे ही हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि पर्सनल बिटकॉइन वॉलेट प्रोवाइड कराती है और अलाउ करती है एक यूजर को कि वो बिटकॉइन को सेंड कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं उनके बीच में। और जनरली बिटकॉइन जो है ये एक बिटकॉइन एड्रेस के तहत आइडेंटिफाई होता है, जिसमें 26 से 35 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि ABCD वाले कैरेक्टर भी हैं और नंबर्स वाले कैरेक्टर भी हैं, राइट। और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी आपको दिखाई देंगे, और ज्यादातर ये 1 या फिर 3 से शुरू होता है, राइट। ये 26 से 35 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, और यही कैरेक्टर्स जो है वही इसको जो है वो एक प्रॉपर इंक्रिप्शन जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि प्रॉपर लॉक प्रोवाइड कराते हैं, जिसके तहत कि जो भी व्यक्ति जब अपने पैसे ट्रांसफर करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, एक तो जो भी पैसे ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसकी आइडेंटिटी हाइड हो जाती है, और जिसके पास जो पैसा जा रहा है उसकी आइडेंटिटी भी हाइड रहती है। सिर्फ पूरा खेल जो होता है वो नंबर्स के ऊपर आधारित होता है, राइट। एक जो है वो अपने नंबर की रिक्वेस्ट जो है वो रेज करते हैं, और उस पर जो दूसरे लोग जो है वो पैसा भेजते हैं, और पैसा जो है वो सिर्फ जिसने रिक्वेस्ट रेज करी है उसी के पास जो है वो अट्रैक्ट होकर आता है। जैसे कई बार हैकर्स का आपने सुना होगा कि हैकर जो है वो बिटकॉइन में पैसा मांग रहा है, क्योंकि हैकर्स को पता है कि जो भी इंडिविजुअल ये पैसा भेजेंगे तो उसके बारे में किसी को पता नहीं लगेगा कि ये पैसा जो है वो कहां गया, किसके पास गया। तो ये इस प्रकार की भी चीज होती है। और कई बार क्या ऑलमोस्ट मैक्सिमम केसेस में हम यही देखते हैं कि जो भी ज्यादातर बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन होते हैं ये गलत एक्टिविटीज के लिए हम लोग को मैक्सिमम केसेस में नजर आते हैं, जैसे कि साइबर थ्रेट हो गया, हैकिंग वगैरह हो गई। तो इस प्रकार की एक्टिविटी, इवन टेररिज्म फंडिंग पर्पस के लिए भी बिटकॉइन का उपयोग किया जाता है, राइट। तो ये सब चीजें। आगे की बात करें ट्रांजेक्शन किस प्रकार से मेंटेन होते हैं, तो नाकामोटो बेसिकली एक आइडिया है जिसके तहत पब्लिकली अवेलेबल किया जाता है, एक ओपन लेजर होता है जिसमें सभी ट्रांजैक्शन आपको दिखाई देते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया ना कि पूरी चीज जो है वो सामने दिखाई देती है कि कहां पर ट्रांजैक्शन हो रहा है, बट एक्चुअल में पता नहीं लगता है कि किसके थ्रू ये ट्रांजैक्शन शुरू किया गया है और किसके पास ये ट्रांजैक्शन हुआ है, राइट। और एनोनिमस नेचर के होते हैं और इनक्रिप्टेड फॉर्म के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और जो ये पूरा लेजर होता है उसी को ब्लॉकचेन कहा जाता है। आगे की बात करें गाइस, तो इसमें प्रोपोनेंट्स जो होते हैं इस करेंसी सिस्टम के, उनका कहना है ये कि करप्शन और इनएफिशिएंसी को इस सिस्टम के तहत हटाया जा सकता है। यानी कि करप्शन की जो चीजें हम लोग को देखने को मिलती है, इनएफिशिएंसी की चीजें देखने को मिलती है, तो वो यहां से हट जाती है, यानी कि उसका कोई यहां पर रोल नहीं है। तो करप्शन और इनएफिशिएंसी से बचने के लिए ये सिस्टम सबसे बेस्ट जो है वो माना जाता है। आगे की बात करें, बिटकॉइन के प्राइसेस अभी बढ़ कैसे गए, तो काफी सारे फैक्टर्स हैं प्राइसेस के बढ़ने के पीछे। एक तो पूरे दुनिया भर में स्पेशली पेंडेमिक के समय पर बिटकॉइन का एक्सेप्टेंस इंक्रीज हो गया था, क्रिप्टो करेंसी का एक्सेप्टेंस इंक्रीज हो गया था, और पूरे दुनिया भर में बड़े बड़े प्लेयर्स जो है, पेमेंट फर्म्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेपाल हो गया, इंडियन लेंडर्स जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक, तो इन्होंने क्रिप्टो करेंसी को लेजिटिमेसी दी है, यानी कि इनको वैधता प्रोवाइड की है, प्रदान की है मतलब अपने कुछ डिसीजन के अंदर, यानी कि उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी बेटर है। और इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज के बारे में हालांकि मेंशन किया था इसी साल मार्च में,
राइट, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स को बार कर दिया था कि बैंक जो है वो किसी भी प्रकार के क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड ट्रांजेक्शन अपने सिस्टम में यूज नहीं करेंगे। तो इस चीज को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस पर्टिकुलर ऑर्डर को, राइट। और क्योंकि इन्होंने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी आज की रेट की नीड है, डिमांड है, और उस पर जो है वो नई नई टेक्नोलॉजीज लाई जाए, उस पर काम किया जाए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आज की डेट में काफी सारी फिनटेक कंपनी जो है वो क्रिप्टो करेंसी सिस्टम को बनाने के ऊपर काम भी कर रही हैं, राइट। और इंडिया के अंदर काफी सारे अकाउंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जिनको इवन फ्रीज भी किया गया है 2018 में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे थे, राइट। आगे की बात करें, बिगेस्ट फैक्टर जो है ये बिटकॉइन के बढ़ने का, बिटकॉइन के प्राइस के बढ़ने का, वो हम लोग को देखने को मिलता है कि कुछ पेंशन फंड्स हैं या फिर कुछ इंश्योरेंस फंड्स जो हैं वो मतलब उन्होंने परमिशन ले रखी है कि वो अपने कुछ पार्ट को बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। यानी कि वो अपना एक पोर्टफोलियो जो है वो बिटकॉइन पर पार्क कर सकते हैं, यानी कि अपना पैसा जो है वो कुछ बिटकॉइन पे लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली लीगलाइज हुआ है। तो इसी के कारण भी हम लोग को देखने को मिलता है कि बिटकॉइन में अचानक से इतने ज्यादा पैसे बढ़े हैं, पैसे आए हैं, और इसी के कारण इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई है, राइट। और पूरे दुनिया भर में इसको कैसे रेगुलेट किया जाता है, तो काफी सारे रेगुलेटर्स पूरे दुनिया भर में जो है वो तो वार्निंग देते हैं कि इस पर ट्रेडिंग ना की जाए। क्यों देते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि इस पर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है नहीं बिटकॉइन के ऊपर। बट 2017 में जापान ने बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर लिया था एज अ लीगल करेंसी के तौर पर। तो पॉइंट टू बी नोटेड, जापान के अंदर बिटकॉइन एक लीगल करेंसी के तौर पर है, और इसने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है कि जो ट्रेड जो हो सकता है, यानी कि जो एक्सचेंज जो हो सकते हैं, ट्रेड में हम लोग को एक्सचेंज देखने को मिलता है ना गुड्स एंड सर्विसेज का, तो ट्रेड जो होगा वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हो सकता है, और वो लीगलाइज है पूरा। तो जापान ने इस चीज पर जो है वो मतलब एक्सेप्ट कर लिया था बिटकॉइन को। तो ये भी एक अच्छी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, R&D करने की आवश्यकता नहीं है, इतनी जो डिटेल है वो सफिशिएंट है, मोर देन एनफ। गाइस यहां पर बात करेंगे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के बारे में। तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO इंडिया की 42वीं कम्युनिकेशन सैटेलाइट CM01 इसको PSLV C50 रॉकेट की मदद से जो है वो छोड़ दिया है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में, राइट। तो इसके बारे में हालांकि अपन ने CMS-01 के बारे में डिस्कस भी किया था। ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च की गई थी ये सैटेलाइट। PSLV का 52nd ये मिशन था। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि सी बैंड की एक्सटेंडेड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराएगी, और ये हमारे इंडिया के पूरे क्षेत्र में, पूरी टेरिटरी में प्रोवाइड कराएगी, अंडमान एंड निकोबार में भी और लक्षद्वीप आइलैंड में भी पूरी सर्विसेज जो है वो कम्युनिकेशन की प्रोवाइड कराएगी सैटेलाइट। इस सैटेलाइट की एक्सपेक्टेड लाइफ जो है वो 7 साल से ज्यादा की हम लोग को देखने को मिलने वाली है। तो इस पर हालांकि अपन ने कल भी बात करी थी, बट कुछ ऑर्बिट्स के बारे में आज बात करते हैं कि कौन से डिफरेंट ऑर्बिट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और देखिए जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि जो सैटेलाइट है वो धरती के चक्कर लगाती है, और ये एक डे में एक ही जगह, एक ही रेट के हिसाब से, यानी कि रेट ऑफ 1 पर डे के हिसाब से, यानी कि एक चक्कर एक दिन में जो है लगाती है। इसका मतलब यह है कि आप ग्राउंड से जब उस सैटेलाइट को देखेंगे तो आपको एक ही जगह पर, एक ही एरिया पर जो है वो दिखाई देगी, राइट। क्योंकि ये जिस प्रकार से धरती जो है वो एक दिन में पूरा चक्कर लगाती है, तो वैसे ही उसी रेट के अकॉर्डिंग ये चक्कर लगाती है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की बात करें तो ये भी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट ही होती है, ये भी चक्कर लगाती है, बट ये इंक्लिनेशन ऑफ जीरो, यानी कि इसका इंक्लिनेशन जो होता है जीरो हम लोग को देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि ये इक्वेटर पर होती है, यानी कि ये इस प्रकार की आपको दिखाई देती है। जियो स्टेशनरी जो है वो आपको इस प्रकार की, देखो इक्वेटर पर एक ही लाइन पर आपको दिखाई देती है। बट बाकी जियो जो सिंक्रोनस की अपन ने बात करी थी तो वो इस प्रकार की आपको नजर आती है, देखने को मिलती है, राइट। तो ये चीज हम लोगों ने जानी इसके बारे में, कुछ बेसिक डिटेल, बेसिक आइडिया। एक और फैक्ट याद रखना कि सभी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होती है वो जियो सिंक्रोनस होती हैं, और सभी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो होती हैं वो जियो स्टेशनरी नहीं होती हैं, राइट। तो ये वाली चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए। और इसमें सिंपल सा फैक्ट आपको याद रखना है, जियो स्टेशनरी का मतलब एक ही जगह पर, स्टेशनरी का हम लोग क्या बोलते हैं, एक ही जगह पर। अब ये जगह जो है वो सैटेलाइट की नहीं है, ये ऑर्बिट की है, कि वो एक ही मतलब जो प्लेन ऑर्बिट जो है उसमें होती है, जैसे कि इक्वेटर। बट जियो सिंक्रोनस में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, ये इस प्रकार का इसका इंक्लाइंड ऑर्बिट होता है, राइट, हम लोग को देखने को मिलता है। इसमें हो सकता है कि कभी कभी ये सैटेलाइट जो है वो थोड़ी जल्दी चली जाए, यानी कि एक एरिया से जो है वो जल्दी पास हो जाए और दूसरे एरिया पर थोड़ी लेट पहुंचे। तो ऐसी भी चीज इसकी स्पीड के रेवोल्यूशन की हम लोग को देखने को मिलती है। इसका टाइम जो है वो डिफर करता है। बट क्या होता है कि सैटेलाइट जो होती है वो
उसका टाइम, उसकी स्पीड जो होती है वेलोसिटी की, वो सेट की जाती है, राइट, कि उस सैटेलाइट के मिशन के अकॉर्डिंग, कि उस सैटेलाइट का क्या मिशन है, राइट, उसके अकॉर्डिंग उसकी स्पीड सेट की जाती है। तो इसलिए तो यहां पर लिखा हुआ है कि सभी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस नेचर की होती हैं। तो जियो स्टेशनरी जो इक्वेटर पर लाई करती है तो जियो सिंक्रोनस नेचर की होती है। जियो सिंक्रोनस में मैंने आपको क्या बताया कि ये रफली एक ग्राउंड के ऊपर आप देखेंगे तो एक ही एरिया पर आपको दिखाई देगी, बट सभी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जियो स्टेशनरी की नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो होता है इसका, ये वाला जो एरिया जो होता है उसका, ये थोड़ा सा यानी कि ऑर्बिट जो है वो पूरा सर्कुलर नहीं होता, राइट। तो इसलिए इसकी स्पीड जो है वो डिफर करती है। बट अगर इसकी स्पीड को कुछ मिशन के अकॉर्डिंग इस हिसाब से सेट किया जाए कि ये जो है वो एक ही मतलब तरीके से जो है वो काम करे, यानी कि जिस प्रकार से धरती का रेवोल्यूशन हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये मूव करे, तब तो हम लोग को देखने को मिल सकता है कि ये जो है वो एक ही सेम वेलोसिटी पे काम करेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि जो सभी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती हैं वो जियो सिंक्रोनस होती हैं, और सभी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जियो स्टेशनरी नहीं हो पाती, राइट। क्योंकि जियो स्टेशनरी जो होती है वो इक्वेटर पर रहती है। अब इक्वेटर पर रहेगी तो पूरे सर्कुलर पाथ पे वो मूव करेगी, राइट। बट इसका जो पाथ जो होता है, इसका जो ऑर्बिट जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हम लोग को नजर आता है जियो सिंक्रोनस का। तो ये वाली चीज आप लोग को पता होनी चाहिए, इस प्रकार से लॉजिक। हालांकि इतना ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ सिंपल फैक्ट पता होनी चाहिए जो चीज मैंने भी आपको बताया, राइट। इसके अलावा किस प्रकार से जो रॉकेट जो है वो ऐसी सैटेलाइट को छोड़ते हैं इन ऑर्बिट में जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी में, तो हम लोग को ये चीज देखने को मिलती है। अभी वाले इस डायग्राम को देखो, रॉकेट जाता है, रॉकेट जाने के बाद फिर वो सैटेलाइट को आधे रास्ते पर छोड़ देता है ऑर्बिट से, राइट। यानी कि ऑर्बिट में एंटर होने के आधे रास्ते पहले ही, यानी कि आधा रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, तो यहां पर रॉकेट आकर छोड़ देगा, यानी कि रॉकेट धरती से लॉन्च होगा, यहां पर आकर छोड़ देगा। छोड़ने के बाद क्या होगा, ये सैटेलाइट के पास अपना खुद का इंजन होगा, इसकी खुद की पावर होगी, कि सैटेलाइट में भी एक इंजन लगाया जाता है उसकी, उसको पावर देने के लिए, कि वो जिससे कि वो ऑर्बिट में मूव कर सके और उसके मतलब जो भी ऑर्बिट पे उसको एंटर करना है तो वहां तक वो पहुंच सके, राइट, मूव खुद ब खुद मूव करके। तो ये चीज जो है वो सैटेलाइट का काम होता है। तो ये पूरी चीज आप देखो कि रॉकेट जो है वो भेजे जाते हैं जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, और ये क्या होते हैं कि उनके मतलब ऑर्बिट के आधे रास्ते पर ही जो है वो उनको छोड़ दिया जाता है सैटेलाइट को। ऑर्बिट में एग्जैक्टली ऑर्बिट में जाकर नहीं छोड़ा जाता, राइट। वो इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि क्या होता है कि अब इनको अगर ऑर्बिट में जाकर छोड़ दिया जाएगा तो ये जो है वो फिर ऑर्बिट से बाहर जाने की इनकी पॉसिबिलिटी होती है। बट ये क्या करते हैं, अगर उनको पहले छोड़ दिया जाता है हाफ वे में, तो ये खुद ब खुद जो है वो मूव करके अपने ऑर्बिट पर जो है वो एंटर कर जाते हैं, क्योंकि ये मूव करते हैं, इंक्लिनेशन ये अपना चेंज करते हैं, तो इसीलिए जो है ये इनको पहले छोड़ दिया जाता है। तो हाफ पॉइंट पे छोड़ दिया जाता है सैटेलाइट की फाइनल पोजीशन से। और ये जो ट्रांसफर ऑर्बिट जो होता है, यहां पर सैटेलाइट क्या करती है, इसका इंजन शुरू होता है और ये ऑर्बिट का चक्कर लगाती है और ये अपने इंक्लिनेशन को चेंज करती है जिससे कि ये परफेक्ट ऑर्बिट पे आ सके। तो ये वजह है, ये कंसेप्ट है जिसके बारे में आप लोग को एक चीज पता होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। और गाइस ये था अपना आज का लास्ट टॉपिक, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं, दिमाग में बैठ गए हैं, तो लाइक का बटन हिट किए बगैर मत जाइएगा, और शेयर जरूर करिएगा गाइस लेक्चर ज्यादा से ज्यादा। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। और मंथली पीडीएफ पेड पैकेज अगर आपको चाहिए गाइस तो इसकी फीस सिर्फ 100 रुपीज पर मंथ की है, जिसमें आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, हैंडआउट नोट्स मिलते हैं आपको, वीकली कंपाइलेशन पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है रिवीजन के लिए, आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। और अभी 31 दिसंबर 2020 तक अगर आप एडवांस में बुक करते हैं करंट अफेयर्स के लेक्चर को, तो फिर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें मैं आपको मिनिमम 150 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता हूं। और बाद में जनवरी से जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो पेड होने वाले हैं, इसकी पीडीएफ बेसिकली, राइट। तो चलो फिर ये एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। और अगर आपको कुछ इसको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर पूरी डिटेल दी हुई है कि कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। फेसबुक पर मैं कमलाक्ष झा मेरे नाम से ही हूं, आप मुझे पहले ऐड कर लीजिएगा फिर मुझे मैसेज कीजिएगा, राइट। आपको कुछ भी पूछना है पेड पैकेज से रिलेटेड या करंट अफेयर से रिलेटेड, या फिर ये मेरा नंबर है 9713282838। याद रहे इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, सिर्फ एसएमएस के थ्रू या टेलीग्राम पर मैसेज करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब विद इन 24 आवर्स मेरा रिप्लाई आपके पास आ ही जाएगा, ठीक है। तो चलो अब अपन मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।